कहानी की शुरुआत होती है और हम रात के समय एक गेहूं के खेत में आसमान से गिरते हुए एक काफी चमकदार रोशनी को देखते हैं। वो रोशनी उस गेहूं के खेत में हर तरफ चक्कर लगाने लगती है। अब अगली सुबह होते ही जब उस खेत का मालिक अपने खेत की हालत देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि उसके गेहूं के खेत को किसी ने बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इसलिए अब वो किसान अपने तीनों बेटों को बुलाता है और कहता है कि आज रात उन्हें खेत में पहरेदारी देनी होगी। अब उस किसान के जाते ही उसके दोनों बेटे अपने सबसे छोटे भाई को ये काम देकर वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल किसान के सबसे छोटे बेटे इवान को सभी लोग बेवकूफ समझते थे और उसके भोलेपन का फायदा भी उठाते थे। अब अगली रात इवान अपने खेत में बैठा हुआ था, तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही जैसे ही इवान पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि उसके सामने एक सुंदर व्हाइट कलर का विशाल घोड़ा खड़ा है। इवान उस घोड़े को देखते ही अपनी रस्सी उसकी तरफ फेंक देता है उसे पकड़ने के लिए, पर तभी वो घोड़ा वहाँ से भागने लगता है। अब इससे पहले कि वो घोड़ा वहाँ से भाग जाता, इवान उस रस्सी को पकड़ लेता है और उस रस्सी के साथ ही आगे जाने लगता है। अब वो घोड़ा इवान को लेकर आसमान में उड़ जाता है, पर थोड़ी ही देर बाद वो घोड़ा नीचे एक दलदल में गिर जाता है। वहीं इवान जमीन पर गिरता है। अब इवान जैसे ही देखता है कि वो घोड़ा दलदल के अंदर धंसता जा रहा है, तो वो जल्दी से उस घोड़े की मदद करता है और उसे उस दलदल से बाहर निकाल लेता है। दलदल से बाहर निकालते ही इवान देखता है कि उस घोड़े की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये देखकर इवान को उस घोड़े पर दया आ जाती है, इसलिए इवान उस घोड़े से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम हमारे फसलों को खराब नहीं करोगे। ये सुनते ही वो घोड़ा हाँ में अपना सिर झुकाता है। अब इवान उस घोड़े के गले की रस्सी खोल देता है। इसके बाद वो घोड़ा इवान को शुक्रिया कहकर वहाँ से चला जाता है। इवान भी अपने फार्म हाउस में जाकर सो जाता है, पर जैसे ही सुबह होती है इवान कोई अजीब सी आवाज सुनकर उठ जाता है और तभी वो देखता है कि उसके सामने दो घोड़े खड़े हैं। अब इससे पहले कि इवान कुछ समझ पाता, एक आवाज उसे बताती है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये सुनते ही इवान जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि वहाँ एक छोटा सा घोड़ा खड़ा है। उस घोड़े का नाम फॉल होता है। ये उसी घोड़े का बेटा होता है जिसे कल रात इवान ने बचाया था। फॉल इवान से कहता है कि कल रात तुमने मेरी माँ की जान बचाई थी, जिससे मेरी माँ तुमसे बहुत खुश है, इसलिए गिफ्ट के तौर पर उन्होंने तुम्हें ये दो घोड़े भेजे हैं। ये सुनते ही इवान काफी खुश हो जाता है। वहीं बाहर हम इवान के पिता को देखते हैं। वो देखते हैं कि उनकी खेत कल रात से भी ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। ये देखकर वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में इवान को आवाज लगाते हैं। इवान अपने पिता की आवाज सुनकर काफी डर जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब उसकी खैर नहीं। ये देखकर फॉल इवान से कहता है कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। इसके बाद फॉल इवान को हवा की स्पीड में उड़ाता हुआ वहाँ से दूर लेकर आ जाता है, पर वहाँ आते ही इवान फॉल से कहता है कि मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि मुझे वो दोनों घोड़े चाहिए। मैं उन्हें बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। ये सुनते ही फॉल कहता है इसके लिए वापस जाने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहकर फॉल एक तेज आवाज निकालता है। उस आवाज को सुनते ही दूर खड़े वो घोड़े भागते हुए उनके पास आ जाते हैं। अब इवान दोनों घोड़ों को लेकर बाजार जाता है। बाजार में काफी भीड़ थी। सभी लोग इवान की घोड़ी को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो काफी शानदार थे। इस तरह के घोड़े आज तक किसी ने नहीं देखे थे। फॉल की नजर उस बाजार में एक बूढ़े व्यापारी पर जाती है। उस व्यापारी को देखते ही फॉल इवान से कहता है कि तुम्हें ये घोड़े उस बूढ़े व्यापारी को बेचने चाहिए, तुम्हें अच्छे दाम मिलेंगे। पर इवान मना कर देता है। वो कहता है ये दोनों घोड़े मुझे यहाँ के राजा को बेचने हैं, ताकि मुझे अच्छे दाम मिल जाए। अब जैसे ही वहाँ का राजा अपने महल से बाहर आता है, उसे इवान के दोनों घोड़े काफी पसंद आ जाते हैं। राजा इवान के दोनों घोड़े खरीदने ही वाला होता है कि तभी राजा के मंत्री राजा से कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस लड़के ने इन दोनों घोड़ों को कहीं से चुरा कर लाया है। ये सुनते ही राजा इवान के दोनों घोड़े बिना पैसे दिए उससे ले लेता है। इस बात से इवान को काफी बुरा लगता है, वो उदास हो जाता है। फॉल इवान से कहता है मैंने तुमसे कहा था उस बूढ़े व्यापारी को बेचने, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब इवान को उदास देखकर फॉल फिर से जोर से सीटी बजाता है, जिसे सुनकर वो दोनों घोड़े राजमहल से बाहर इवान के पास आ जाते हैं। पर इसी अफरा तफरी में राजा, जो अपने बग्घी में बैठकर महल के अंदर जा रहा था, उसकी बग्घी आटे की बोरियों के बीच जाकर पलट जाती है। इस बात से राजा को काफी गुस्सा आ जाता है।
और वो अपने मंत्रियों से कहता है कि इस गलती के लिए इस लड़के को फांसी की सजा दी जाए। तभी इवान कहता है, मैं तो आपसे इन घोड़ों की कीमत मांग रहा था। अब चूंकि वहाँ काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, इसलिए राजा इवान से कहता है, बताओ कितने पैसे हुए दोनों घोड़ों के। इवान दोनों घोड़ों का दाम राजा को काफी ज्यादा बता देता है। ये सुनते ही राजा के मंत्री राजा को ये सुझाव देते हैं कि उन्हें इस लड़के को महल में काम पर रख लेना चाहिए, ताकि समय समय पर इससे इस गलती का बदला लिया जा सके। राजा को मंत्री का ये सुझाव अच्छा लगता है और राजा इवान को राजमहल में जॉब पर रख लेता है, जिसे इवान खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है और राजमहल में काम करने लगता है। अब राजा का सचिव राजा से कहता है कि क्यों ना हम इवान को फायर बर्ड ढूंढने भेजे। फायर बर्ड को आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया है, क्योंकि जो भी उसे पकड़ने गया वो मारा गया, और अगर इवान बिना उस बर्ड को पकड़े वापस आ गया तो आप उसे सजा के तौर पर फांसी दे सकते हैं। राजा को सचिव का ये आइडिया अच्छा लगता है और वो इवान को फायर बर्ड ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। इवान भी इस काम के लिए मान जाता है, पर जैसे ही इवान फॉल को ये बात बताता है, फॉल शॉक हो जाता है। वो कहता है, तुम्हें पता भी है फायर बर्ड के बारे में? आज तक जो भी उसे ढूंढने गया वो जिंदा वापस नहीं आया। राजा ने तुम्हें इम्पॉसिबल टास्क दिया है। फॉल की ये बात सुनने के बाद भी इवान नहीं रुकता, क्योंकि वो खुद को राजा के सामने साबित करना चाहता था। अब फॉल ना चाहते हुए भी इवान के साथ इस सफर पर निकल पड़ता है, क्योंकि फॉल की मॉम ने उसे इवान की मदद करने के लिए ही भेजा था। फॉल इवान को लेकर एक घने जंगल में पहुंच जाता है और उसे एक नट्स के पेड़ को दिखाते हुए कहता है कि ये एक स्लीपिंग नट्स है। इन नट्स को खाते ही कोई भी बेहोशी की नींद सो सकता है, मतलब कि ये नट्स फायर बर्ड को पकड़ने में हमारी बहुत मदद करने वाला है। अब फॉल इवान को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर फायर बर्ड रहता था। फायर बर्ड वहाँ जमीन के अंदर रहता था, इसलिए फॉल इवान को उन नट्स को जमीन के ऊपर बिखेर देने के लिए कहता है। अब थोड़ी ही देर बाद जब वो फायर बर्ड उन नट्स की खुशबू को महसूस करता है तो वो जमीन से बाहर आ जाता है और उन नट्स को खाने लगता है, जिसके बाद देखते ही देखते वो बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही इवान उस फायर बर्ड को पकड़ने ही वाला होता है कि वो बर्ड जाग जाता है, क्योंकि वो बेहोश नहीं हुआ था। अब वो फायर बर्ड काफी गुस्से में आ जाता है और इवान और फॉल के पीछे पड़ जाता है उन्हें पकड़ने के लिए। इस दौरान उस पूरे आइलैंड पर आग लग जाती है। तभी फॉल इवान से कहता है कि तुम्हारे पास जो आखिरी नट है वो फायर बर्ड को दे दो। अब जैसे ही फायर बर्ड उस आखिरी नट को खाता है वो फाइनली बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह होते ही जैसे ही उस फायर बर्ड की आंख खुलती है वो पाता है कि इवान ने उसे जंजीरों में जकड़ रखा है। इस बात से वो फायर बर्ड काफी मायूस हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये देखकर इवान को उस फायर बर्ड पर काफी दया आ जाती है और वो उस फायर बर्ड को आजाद कर देता है। अब आजाद होते ही फायर बर्ड इवान को शुक्रिया कहता है और फिर पंख फैलाकर वहाँ से उड़ जाता है, पर जाते जाते वो इवान को एक पंख देता हुआ जाता है। फायर के कारण वो चमक रहा होता है, जिसे पाकर इवान काफी खुश हो जाता है। तभी फॉल इवान से कहता है कि हमें यहाँ से दूर भाग जाना चाहिए, वरना राजा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस पर इवान कहता है, नहीं, मैं नहीं भागूंगा, क्योंकि ये पंख सबूत है कि मैंने फायर बर्ड को पकड़ा था। अब इवान राजमहल पहुंचता है, जहां उसे बंदी बना लिया जाता है, क्योंकि वो फायर बर्ड को लेकर नहीं आया था। तभी इवान फायर बर्ड के उस पंख को बाहर निकालता है जो फायर बर्ड ने उसे दिया था, पर उस पंख की चमक खत्म हो चुकी थी, जिसके कारण कोई भी इवान की बात पर विश्वास नहीं करता और राजा इवान को मौत की सजा सुनाता है। पर तभी वो फायर बर्ड वहां आ जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उन्हें इवान की बातों पर विश्वास हो जाता है। अब ना चाहते हुए भी राजा इवान की सजा माफ कर देता है और उसे ऊंचे पद पर प्रमोट कर देता है। पर राजा इवान के इस जीत से खुश नहीं होता। वो अपने मंत्री से कहता है, कोई दूसरा रास्ता निकालो इसे सबक सिखाने का। तभी राजा का मंत्री राजा से कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आप इवान को बादलों के बीच ऊंचे पहाड़ पर भेजे वहाँ की प्रिंसेस को लाने। वहाँ आज तक कोई भी नहीं जा सका और जो गया भी वो वापस नहीं आया। राजा को मंत्री का ये आइडिया काफी अच्छा लगता है और दूसरे ही दिन राजा इवान को इस मिशन पर जाने का आदेश देता है। इवान राजा के इस आदेश को भी मान लेता है। फॉल इवान को उस महल तक जाने से मना करता है। वो कहता है वो एक खतरनाक जगह है जहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया, पर इवान फॉल की बात नहीं मानता और उसे वहाँ तक ले जाने को कहता है। अब ये दोनों महल तक पहुँच जाते हैं, पर ये देखते हैं कि महल के अंदर जाने वाले रास्ते पर बर्फ की एक मोटी दीवार खड़ी है, जिसे तोड़ पाना इनके लिए नामुमकिन था।
पर तभी वहाँ पर उस फायर बर्ड का एक पंख उड़ता हुआ आता है और उस बर्फ की दीवार से जा टकराता है, जिसके बाद वो दीवार टूटकर बिखर जाता है। अब उस बर्फ की दीवार के टूटने से वहाँ पर बहुत सारा पानी निकलता है, जिसमें बहकर फॉल पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और फिर एक बर्फ की गोली में बदलकर वो लुढ़कता हुआ नीचे चला जाता है। इधर इवान उस महल के अंदर जाता है। महल के अंदर जाते ही इवान देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां सो रही हैं, पर यहाँ इवान को ये समझना मुश्किल हो रहा था कि इनमें राजकुमारी कौन है। तभी फायर बर्ड का वो पंख एक खूबसूरत लड़की से जा टकराता है, जिससे उस लड़की की आंख खुल जाती है। ये देखकर इवान समझ जाता है कि यही राजकुमारी है। वो राजकुमारी काफी खूबसूरत होती है, जिसे इवान देखता ही रह जाता है। फिर वो राजकुमारी से कहता है कि हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं। इस पर वो राजकुमारी कहती है, मुझे आज तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया। मैंने सोचा था जो राजा मुझे ढूंढेगा मैं उसी से शादी करूंगी, पर तुम्हारा राजा कैसा है जिसने अपने हॉर्स कीपर को मुझे ढूंढने भेजा है। ये कहकर वो राजकुमारी उस पहाड़ से नीचे कूद जाती है। ये देखकर इवान भी उस पहाड़ से नीचे कूद जाता है, क्योंकि उसे किसी भी तरह राजा के आदेश को पूरा करना था। अब इससे पहले कि दोनों नीचे गिर जाते, फॉल उन दोनों को बचा लेता है और सही सलामत नीचे आ जाता है। अब रात में ये लोग एक जगह आग जलाकर रुकते हैं। राजकुमारी सदमे के कारण अभी भी बेहोश थी। इवान राजकुमारी को इस तरह देख रहा होता है जैसे वो राजकुमारी को पसंद करने लगा है। फॉल ये सब देख लेता है और इवान से कहता है, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, राजा तुम्हें मार डालेगा। चलो मैं तुम्हें यहाँ से दूर लेकर चलता हूँ, वहाँ इससे भी खूबसूरत लड़कियाँ हैं। पर इवान मना कर देता है। वो कहता है, नहीं, मैं राजकुमारी के साथ ही रहूंगा और राजमहल भी जाऊंगा। इवान की ये बात राजकुमारी सुन लेती है और अब वो भी इवान को पसंद करने लगती है। अब इवान राजकुमारी को लेकर महल पहुँच जाता है, जहाँ पर सभी इतनी खूबसूरत राजकुमारी को देखकर हैरान हो जाते हैं। राजा भी दूर से इवान और राजकुमारी को आते हुए देख रहा होता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि इवान को इस बार भी कुछ नहीं हुआ। इस बात से राजा को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी राजा का मंत्री राजा से कहता है, महाराज, इसमें आपका ही फायदा है। इस बहाने आपको इतनी सुंदर राजकुमारी मिल गई है, जिसे पाना इतना भी आसान नहीं था। अब इवान को राजमहल में उसके पद से ऊंचा पद दिया जाता है, पर इवान इससे खुश नहीं होता, क्योंकि उसे तो राजकुमारी की फिक्र होती है। इसलिए रात होते ही वो राजकुमारी से मिलने के लिए चुपके से महल में चला जाता है। पर इससे पहले कि वो राजकुमारी से अपने दिल की बात कहता, वहाँ राजा के लोग आ जाते हैं और राजकुमारी को लेकर राजा के पास जाते हैं। राजा राजकुमारी को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर यहाँ राजकुमारी राजा के सामने एक शर्त रखती है। वो कहती है कि मैं आपसे शादी एक शर्त पर कर सकती हूँ, अगर आप मेरी दादी की रिंग लाकर दे तो। वो रिंग समुद्र में मुझसे गिर गई थी, इसलिए जब तक मुझे मेरी दादी की रिंग नहीं मिलती मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनते ही राजा के पसीने छूटने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर इवान आ जाता है। इवान को देखते ही राजा कहता है, तुम सही वक्त पर आए हो। और फिर राजा उसे ये काम भी दे देता है, जिसे करने के लिए इवान मान जाता है। पर इस बार फॉल को भी नहीं पता होता है कि आखिर वो रिंग उसे कहाँ मिलेगी, इसलिए वो ये बात अपनी माँ से पूछता है। फॉल की माँ उसे बताती है कि वो रिंग समुद्र में एक व्हेल के पेट में है। अब फॉल इवान को लेकर निकल जाता है और जैसे ही ये समुद्र के बीच में पहुंचते हैं, तभी फॉल कुछ पक्षियों से टकरा जाता है। उन पक्षियों से टकराते ही इवान समुद्र में गिर जाता है। इसी दौरान इवान की नजर पानी के नीचे बड़े बड़े और मोटी जंजीरों पर जाती है। इवान को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये जंजीर यहाँ क्यों है। तभी इवान की नजर एक बड़े से व्हेल के टेल पर जाती है। अब इवान जल्दी से बाहर निकलता है और फॉल से कहता है कि मुझे वो व्हेल दिख गई। ये लोग जैसे ही उस व्हेल को नजदीक से देखते हैं, ये हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो व्हेल एक विशाल आइलैंड से कम नहीं लग रहा था और वहीं उस व्हेल को बहुत ही मोटे मोटे जंजीरों से जकड़ कर रखा गया था। इवान फॉल से इसका कारण पूछता है। तभी फॉल व्हेल की आवाज सुनकर उसे ट्रांसलेट करता है और इवान को बताता है कि इस व्हेल ने 100 शिप्स को निगल लिया है, इसलिए इसे ये सजा मिली है और अब इसे समझ नहीं आ रहा है कि ये खुद को और उन शिप्स को कैसे आजाद करे। ये कहते कहते उस व्हेल की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। फॉल कहता है, मुझे भी नहीं पता कि इसे कैसे आजाद किया जाए। तभी इवान को एक आइडिया आता है। वो कहता है, अगर हम व्हेल को छींक करवा दे तो ये उन शिप्स को आजाद कर देगा और खुद भी आजाद हो जाएगा। अब इवान फॉल के साथ अपने इसी आइडिया पर काम करता है। वो फॉल के साथ उस व्हेल के नाक के अंदर चला जाता है और उसे गुदगुदी करता है। तभी उस व्हेल को छींक आती है, जिसके द्वारा उस व्हेल के अंदर जितने भी शिप्स थे वो बाहर आ जाते हैं और वो व्हेल भी आजाद हो जाती है। इसके बाद
बाद वो वेल समुद्र के अंदर चली जाती है। तभी अचानक इवान को याद आता है कि उसने उस वेल से प्रिंसेस की रिंग के बारे में तो पूछा ही नहीं। पर अब तो काफी देर हो चुकी थी, वो वेल वहाँ से जा चुकी थी। पर तभी वहाँ पर एक केकड़ा आता है वो रिंग लेकर। वो केकड़ा कहता है ये रिंग उस वेल ने तुम्हारे लिए भेजा है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि तुम्हें इसकी जरूरत है। अब इवान उस रिंग को लेकर राजकुमारी के पास जाता है और उसे वो रिंग देता है। उस रिंग को देखकर राजकुमारी समझ जाती है कि इवान उसके लिए कुछ भी कर सकता है और वो उसे पसंद भी करता है। वहीं फॉल जो खिड़की के बाहर ही खड़ा था, वो इवान से कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए वरना हमें कोई देख लेगा। और तभी सच में राजा का मंत्री फॉल को बोलते हुए देख लेता है और कहता है ये तो एक शैतान है। राजा का मंत्री राजा को जाकर ये बात बताता है। राजा भी ये सब अपनी आंखों से देख लेता है और फिर वो अपने बंदूक से फॉल को शूट कर देता है, जिसके बाद फॉल वहाँ से नीचे गिर जाता है। वहीं इवान को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। अब रात में राजकुमारी फॉल से मिलने जाती है। वो देखती है कि फॉल जिंदा है पर वो जख्मी है। राजकुमारी फॉल को बताती है कि मेरी एक गलती के कारण इवान और भी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वो कहती है मैंने राजा से शादी करने से बचने के लिए उन्हें एक आइडिया दिया जवान होने का। मैंने उन्हें 3 बाउल में नहाने को कहा है। पहले बाउल में उबलता हुआ पानी होगा, दूसरे बाउल में बर्फ और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। पर यहाँ राजा ने गेम पलट दिया। अब वो इवान को उन बाउल्स में डालने वाले हैं, ये देखने के लिए कि ये तरीका सही है या नहीं। फॉल कहता है ये तुमने क्या किया, वो मर जाएगा। राजकुमारी कहती है पर इवान को इन सब से बचाने के लिए मेरे पास एक और आइडिया है। अगर हम पहले बाउल में मेरी दादी की रिंग, दूसरे बाउल में फायर बर्ड का पंख और तीसरे बाउल में लाइफ और डेथ का फूल डाल दे तो इवान बच जाएगा। फॉल पूछता है मुझे लाइफ और डेथ का फूल कहाँ मिलेगा। राजकुमारी कहती है वो फूल तुम्हें दुनिया के आखिरी छोर पर मिलेगा। ये सुनते ही फॉल कहता है इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। इस पर राजकुमारी कहती है मुझे पता है कि तुम हवा से भी तेज दौड़ सकते हो, इसलिए ये काम तुम आसानी से कर लोगे। अब फॉल जख्मी होने के बावजूद भी उस फूल को लेने के लिए निकल पड़ता है। इधर अगली सुबह होते ही राजा तीनों बाउल्स को तैयार करवाता है और लोगों से झूठ कहता है कि मैं काफी दयालु हूँ, इसलिए इवान को ये मौका दे रहा हूँ। अगर ये इन तीनों बाउल्स से जिंदा बाहर निकल गया तो इसकी सजा माफ कर दी जाएगी। ये कहते ही वो इवान को खौलते हुए पानी के बाउल में धक्का दे देता है। तभी राजकुमारी जल्दी से अपनी रिंग निकालकर उस बाउल में डाल देती है, जिसके तुरंत बाद ही इवान उस बाउल से बाहर आ जाता है। अब इवान बर्फ के बाउल में गिरता है। तभी फायर बर्ड का वो पंख उस बाउल में चला जाता है, जिसके कारण इवान उस बाउल से भी बाहर आ जाता है। अब इवान खौलते हुए दूध के बाउल में गिर जाता है, पर राजकुमारी देखती है कि फॉल अब तक वो फूल लेकर नहीं आया है। वहीं हम फॉल को देखते हैं जो उस फूल तक पहुंच चुका था, पर तोड़ने से पहले वो फूल फॉल से कहता है कि मुझे तोड़ने के बाद तुम मर जाओगे, दोबारा सोच लो। इस पर फॉल कहता है मेरे पास दोबारा सोचने का वक्त नहीं है। ये कहकर फॉल उस फूल को तोड़ लेता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि इवान को उस खौलते हुए दूध में गिरे काफी वक्त हो चुका था, इसलिए वहाँ खड़े लोग वापस जाने लगते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि इवान अब मर चुका है। पर तभी फॉल वहाँ आ जाता है और उस फूल को खौलते हुए दूध के बाउल में डाल देता है, जिसके तुरंत बाद ही इवान सही सलामत एक प्रिंस बनकर उस बाउल से बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। अब इस प्रोसेस को सही समझकर राजा खौलते हुए पानी के बाउल में कूद जाता है और कुछ देर बाद ही जब वो उस बाउल से बाहर निकलता है तो वो एक बबल में कैद होता है और फिर वो बबल राजा को लेकर आसमान में गायब हो जाता है। अब इस बात से सभी काफी खुश होते हैं और इवान को अपने राज्य का नया राजा चुनते हैं। इवान अब फॉल को ढूंढता हुआ उसके पास जाता है। फॉल इवान से कहता है कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, उस फूल ने मुझसे कहा था। ये सुनते ही इवान काफी उदास हो जाता है। तभी राजकुमारी फॉल से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो फूल बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था और कुछ नहीं। अब मूवी के आखिर में इवान और उस राजकुमारी की शादी हो जाती है और सभी खुशी खुशी उस राज्य में रहने लगते हैं। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।